गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है आप परिवार में कुशल मंगल से होंगे। कक्षा 12वीं के अंतर्गत आपको एक फ़ोटो भेजी गई है जिसमें ये बताया गया है कि आपके सिलेबस में से कौन से टॉपिक आएंगे और कौन से टॉपिक नहीं आएंगे। अर्थात जो टॉपिक नहीं आएंगे उसकी मैंने आपको फ़ोटो भेज दी है और उनके अलावा जो टॉपिक बच गए वो सभी आपके सिलेबस में रहेंगे। तो कविता के अंतर्गत जो आपकी पहली कविता रहेगी वो श्री कुंवर नारायण जी की रचना है और कविता का नाम है कविता के बहाने। श्री कुंवर नारायण जी जिनका जीवन परिचय इस प्रकार से है कि श्री कुंवर नारायण जी उत्तर सती के एक महत्वपूर्ण नए कवि रहे हैं। उनका जन्म 19 सितंबर 1927 को फैज़ाबाद जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है वहाँ पर हुआ था। इंटर पहले 11वीं क्लास को +1 और +2 से पहले इंटर क्लास हुआ करती थी, इंटरमीडिएट। तो इंटर तक उन्होंने विज्ञान विषय में शिक्षा प्राप्त की। बाद में उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर होता है जो स्नातक बीए को बोलते हैं और बीए से ऊपर की जो क्लासेज होती है उसको बोला जाता है स्नातकोत्तर। तो स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्हें आरंभ से ही घूमने फिरने का काफ़ी शौक़ था और 1955 में चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, रूस और चीन आदि का उन्होंने भ्रमण किया। सन 1956 में युग चेतना के संपादक मंडल से भी जुड़ गए थे। उसके उपरांत कालांतर में वे भारतेंदु नाटक अकादमी के अध्यक्ष भी बन गए थे और आरंभ में उन्होंने अंग्रेजी कविताएं भी लिखी, परंतु बाद में हिंदी की कविताएं लिखने लग गए थे। उनको सन 1971 में हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार और 1973 में उन्हें प्रेमचंद पुरस्कार तथा 1982 में मध्य प्रदेश का तुलसी पुरस्कार तथा केरल का कुमारन आशान पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। उनके इस कार्य के लिए उत्तर प्रदेश संस्थान ने भी उन्हें सम्मानित किया था और 1955 में व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, शतदल आदि पुरस्कार उन्हें मिले। इन्हें कबीर सम्मान भी मिला। इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो इस प्रकार से है कि अज्ञे जी के संपादन से निकले। अज्ञे कौन थे? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, तो ये इनका पूरा नाम था। अज्ञे जी के संपादन में निकले तीसरा शतक 1959 में संकलित कविताएं चक्रव्यूह 1956 में, परिवेश हम तुम 1961 में, आत्मजयी 1965 में, इन दिनों आमने अपने सामने 1997 में, कोई दूसरा नहीं 1993 में आदि इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं रही हैं। इसके अलावा आकारों के आसपास ये कहानी संग्रह था। आज और आज से पहले ये एक समीक्षा रही थी रचना। मेरे साक्षात्कार ये सामान्य लेख रहा था आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं रही थी। ये कुंवर नारायण जी का जीवन परिचय था। अब आपको इस कविता के सार की तरफ लेकर चलते हैं, क्योंकि कविता का पोर्शन बहुत ही छोटा है जो कि 5-7 मिनट में ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं आपको जीवन परिचय और कविता सार भी आपको साथ साथ ही करवा रहा हूँ। लेकिन
आपके अभ्यास में सिर्फ कविता में से प्रश्नोत्तर ही शॉर्ट आउट करने आएंगे, ना कविता सार आता है और ना ही कवि का जीवन परिचय आता है। अब देखिए, प्रस्तुत जो कविता है आधुनिक कवि कुंवर नारायण जी द्वारा रचित एक छोटी सी रचना है जिसमें 2 ही पैराग्राफ है। यह कविता कवि के जो काव्य संग्रह है इन दिनों, इसके अंतर्गत ली गई है। आज के वैज्ञानिक युग में कविता का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। यद्यपि पाश्चात्य काव्यशास्त्री I.A. रिचर्ड ने आज के भौतिकवादी युग के लिए कविता को आवश्यक माना है, बताया गया है। लेकिन काव्य प्रेमियों में एक डर सा समा गया है कि आज के यांत्रिक युग में कविता का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, कि कविता का उस समय कोई महत्व नहीं रहेगा। तो इस संदर्भ में प्रस्तुत कविता अपार संभावनाओं को टटोलने का प्रयास करती है। कविता के बहाने जो कविता है इसमें चिड़िया की यात्रा से आरंभ होती है और फूल के स्पर्श करते हुए बच्चे पर आकर यह कविता समाप्त हो जाती है। कवि कविता के महत्व का प्रतिपादन करते हुए कहता है कि चिड़िया की उड़ान सीमित है, परंतु वह एक निश्चित दायरे में निश्चित समय में अपनी उड़ान भर लेती है। इसी प्रकार जो फूल है, फूल भी एक निश्चित समय के बाद मुरझा जाता है, परंतु बालक के मन और मस्तिष्क के अंदर जो विचार होते हैं, सपने होते हैं, वो असीमित होते हैं। बच्चों के खेलों की कोई सीमा नहीं होती है। इसी प्रकार कविता के शब्दों का खेल भी अनंत और शाश्वत होता है। कवि जड़ चेतन से मतलब सजीव निर्जीव, अतीत बीता हुआ समय, वर्तमान जो समय चल रहा है और भविष्य आने वाला समय, सभी को स्पर्श करता हुआ अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, अर्थात अपनी भावनाओं को लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। कविता में एक रचनात्मक ऊर्जा होती है, अर्थात यह लोगों को प्रेरणा देती है। इसलिए घर, भाषा, समय के बंधनों को तोड़कर प्रवाहित होती है। कहने का मतलब यह है कि यह कविता लोगों को आपके जीवन से संबंधित कुछ प्रेरणाओं की ओर भी प्रस्तुत होती है, दिखाई जा रही है। कविता का क्षेत्र अनंत और असीम होता है। अब आप कविता की ओर चलेंगे। इसमें कवि कुंवर नारायण जी कहते हैं कि कविता एक उड़ान है, चिड़िया के बहाने, कि जो हम कविताएं करते हैं, जो कवि लोग कविताएं करते हैं, माना यह एक लंबी उड़ान के समान है। जैसे चिड़िया की उड़ान होती है, चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, लेकिन कविता की उड़ान बहुत लंबी होती है। कविताएं कितनी भी बड़ी हो सकती है और कितने ही समय के लिए लिखी जा सकती है, लेकिन जो चिड़िया उड़ती है, तो चिड़िया की जो उड़ान होती है वह ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर या 1 किलोमीटर या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन कोई भी कविता है उसकी कोई सीमा नहीं होती, वह कितनी भी बड़ी से बड़ी लिखी जा सकती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, कि जो कवि लोग कविता का निर्माण करता है उसके बारे में किसी भी चिड़िया को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है, वह कविता के बारे में कुछ भी जानकार नहीं होती है। जैसे चिड़िया बाहर भीतर, ऊपर नीचे, घर द्वार हर जगह घूमती फिरती रहती है। कविता के पंख लगा उड़ने के मायने, उसी प्रकार से कवि भी कल्पना करता है कि जो कविता है वह कविता भी जैसे पंख लगाकर और उड़ना चाहती है, बहुत लंबी उड़ान को भरना चाहती है। लेकिन उस कविता की जो लंबी उड़ान है वह चिड़िया क्या जाने, अर्थात चिड़िया इस बात में बिल्कुल भी परिचित नहीं है कि उसके
जो कविता है अर्थात कवि की जो कविता है वह क्या होती है, इसमें चिड़िया को किसी भी प्रकार का कोई एहसास नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। अब कवि कहता है कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कि जिस प्रकार से बाग बगीचों के अंदर फूल खिलते हैं और वो कुछ समय के बाद मुरझा जाते हैं या कुछ दिनों के बाद मुरझा जाते हैं। कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनकी सीमा कुछ ज़्यादा होती है, तो वे कुछ दिनों के बाद मुरझा जाते हैं। लेकिन जो हमारी कविताएं हैं वह कविता भी एक मनुष्य के सामने खिलता हुआ फूल है, फूल के समान है, जिसमें हर प्रकार की खुशबू आती है। तो कविता का जो खिलना है, भला फूल क्या जाने, कि फूल को तो इस बात का एहसास नहीं है कि वह कविता का खिलने के बारे में कुछ पता कर सके। तो इस कारण से कवि कहता है कि जो कविता का भाव है, कविता का जो खिलना है, कविता की जो विचारधारा है, इसके बारे में फूल को बिल्कुल भी एहसास नहीं है। अर्थात कोई भी कवि फूलों के बारे में वर्णन करता है, फूलों की प्रकृति के बारे में वर्णन करता है, उसी प्रकार से कवि जो कविता का निर्माण कर रहा है उस कविता के बारे में जो खिलता हुआ फूल है वह जानकार नहीं है, कि वह उस कविता की कोई भी रूपरेखा को वर्णित नहीं कर सकता, उसके बारे में नहीं बता सकता। कवि कहता है कि बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के मायने फूल क्या जाने, कि जब बाग बगीचों में फूल खिलते हैं तो ये फूल तोड़ने के उपरांत मार्केट में जाते हैं, बाज़ारों में जाते हैं, बाज़ारों से लोग इसे खरीद कर लेकर आते हैं। तो ये घर के अंदर और घर से बाहर अर्थात घरों के अंदर भी पहुंचते हैं, मंदिरों में भी पहुंचते हैं, और नेताओं के गले में भी माला के रूप में सुशोभित होते हैं, देवताओं के गले में भी फूलों के रूप में मालाओं के रूप में सुशोभित होते हैं, देवताओं के चरणों में भी समर्पित होते हैं। तो कवि उसी प्रकार से कहना जाता है कि जो फूल खिल गए हैं उनका एक अलग महत्व है, लेकिन जो कवि ने कविता का निर्माण किया है वह भी एक खिलते हुए फूल के समान तो है। उसमें भी हर प्रकार के भाव तो दिखाई देते हैं, लेकिन एक खिला हुआ जो फूल है वह उस कविता के बारे में अच्छी प्रकार से जानकार नहीं होता है। उसे खिले हुए फूल को यह एहसास नहीं है कि कविता क्या होती है, जबकि जो खिला हुआ फूल है वह घर के अंदर, घर के बाहर अर्थात देवालय के अंदर, घरों के अंदर, मंदिर मस्जिद के अंदर, हर प्रकार के पूजन के अंदर भी और मान सम्मान के अंदर भी उनका प्रयोग किया जाता है। तो इस बारे में फूलों को तनिक भी एहसास नहीं होता है कि कविता क्या होती है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, कि कवि ने कल्पना की है कि जिस प्रकार से बच्चे खेलते हैं और खेलते हुए बच्चों के अंदर तरह तरह की विचारधाराएं होती हैं, उसी प्रकार से यह जो कविता है यह भी एक खेल के समान है। इसमें भी तरह तरह की विचारधाराएं होती है, अनेकों प्रकार के इसके अंदर खिलाड़ी होते हैं, और इसमें किसी भी रूप में वर्णित इसे किया जा सकता है। यह बच्चों के खेल के समान अलग अलग मूल्य प्रस्तुत करती है, लेकिन कवि कहता है कि जिस प्रकार से जो खिलाड़ी हैं, जो बच्चे हैं, खेलते हुए बच्चे हैं, वो घर के अंदर, घर के बाहर, हर जगह यह घर वह घर, कि यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के मायने बच्चा ही जाने। तो यहाँ पर कवि यही भावना प्रस्तुत करता है कि जिस प्रकार से नादान बच्चे खिलाड़ी के रूप में प्रस्तुत हैं और खिलाड़ी के रूप में रहकर एक घर से दूसरे घर की ओर जाते हैं या घर के अंदर जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, सभी घरों को वो एक कर देने के अर्थ में
प्रस्तुत हो जाते हैं। लेकिन कवि ने बताया कि एक घर से दूसरे घर को जोड़ने वाले वे बच्चे ही होते हैं कि बच्चों के माध्यम से उनके माता पिता भी आपस में संपर्क बना लेते हैं और फिर आपस में उनका एक दोस्ती का रिश्ता हो जाता है। तो उसी प्रकार से कवि भी यही बात कहता है कि यह बच्चा तो हर प्रकार से बच्चा ही जाने कि बच्चा तो हर प्रकार से जानता है कि उसने अपने कितने साथी बना लिए हैं, उसने अपने कितने दोस्त बना लिए हैं और उन दोस्तों के माध्यम से वह कितने परिवारों से अपना नाता जोड़ चुका है। लेकिन कवि ने यह भी साथ साथ बताया है कि कविता जो है वह एक खेल तो है, लेकिन जो नादान बच्चे खिलाड़ी के रूप में हैं वे उस कविता की भावना के बारे में जानकार नहीं है। आशा है आप कविता के बारे में अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। बहुत ही छोटी सी कविता है ये, इसमें से पैराग्राफ दिए जाएंगे और प्रश्न उत्तर इसके नीचे दिए जाते हैं शॉर्ट आउट करने के लिए। आशा है आपको कविता अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी। आप इस कविता को पढ़कर और इसके प्रश्न शॉर्ट आउट करके और तब अपनी आरसी के अंदर लिखेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।